हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स की टाइप क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। हमारे टॉपिक का नाम है कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है या करंट पास होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से करंट पास होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम इसे लिखते कैसे हैं। देखो, हम लिखेंगे दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस इन विच, जिसके अंदर से क्या होता है, इन विच करंट इज फ्लोइंग, इन विच करंट इज पास्ड लिख सकते हैं आप, करंट इज पास्ट, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो आपके क्या हो जाते हैं, कंडक्टर्स हो जाते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की दो टाइप होती हैं। एक होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और सेकंड होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। अब देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मुझे, उसके अंदर आ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट फ्लो करता है, और इनमें आ रहा है मेटेलिक यानी मेटल में करंट फ्लो करता है। ठीक है, कंडक्टर्स। तो यहाँ पे होता क्या है, दोनों ही कंडक्टर हैं भाई, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर दोनों ही कंडक्टर हैं। बस फर्क इनका अलग अलग है कि किसी के अंदर से करंट फ्लो करता है किसी और चीज की वजह से, और किसी के अंदर किसी और चीज की वजह से फ्लो करता है। जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो आयंस की वजह से करता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई बीकर लेते हैं, और बीकर के अंदर मैं क्या करूं, अगर मैंने इसमें पानी के अंदर क्या मिला दिया, मैंने NaCl मिला दिया यानी नमक मिला दिया। तो अगर मैं नमक मिलाऊंगा तो इसका मतलब NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इसके अंदर क्या हो चुका है, घुल चुका है। और यहाँ पे आयंस क्या जनरेट करेगा, ये जैसे ही इसके अंदर घुलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जनरेट करेगा। तो इनके फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक करंट। ठीक है, और किसके अंदर से फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है। तो हम इन चीजों को लिखेंगे कैसे, देखो हम यहाँ पे इनमें डिफरेंसेस भी बता देते हैं। हम लिखेंगे दीज कंडक्टर्स, these conductors carry current, ये कैरी करते हैं, करंट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से किसमें करंट फ्लो करता है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, इनके अंदर आप लिखेंगे, देखो सिंपल यही लाइन लिखेंगे, दीज कंडक्टर्स कैरी करंट। ये लाइन आप सेम लिखेंगे यहाँ पे, दीज कंडक्टर्स कैरी करंट। बस यहाँ पे ये फर्क बदल जाएगा कि ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से जो करंट कैरी करते हैं वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर उन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल क्या होगा इनका, तो आप बता सकते हैं जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटेलिक कंडक्टर के हैं। और इसके अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं तो आप क्या क्या बता सकते हैं, जैसे HCl हो गया, KCl हो गया, और NaCl हो गया, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के आ जाएंगे। अब बात आ जाती है कि अगर मैं इनमें टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं, जैसे मैं कहूं मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो देखो सिंपल सी बात लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास में कोई वायर है, वो किससे बनी है, मेटल से बनी है। अगर मैं उसको गर्म करता हूं तो क्या होगा, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में क्या होगी, रुकावट होगी, और रुकावट होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। तो आप लिख सकते हैं इन मेटेलिक कंडक्टर्स, इन मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टेंस क्या होती है, घटती है। कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या हो जाती है, घट जाती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के दौरान, देखो मान लेते हैं हमने ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन घोला था, अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये जो आयंस है इनकी फ्लूइडिटी, इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन, और अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं तो गाढ़ापन तो कम हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो गाढ़ापन कम हो जाएगा, और गाढ़ापन कम होने की वजह से ये जो आयंस है वो आसानी से फ्लो कर सकेंगे, और जितनी जल्दी ये फ्लो करेंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसके केस में उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, आप लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये तो पता ही है, लिख लेते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इसमें वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसके अंदर जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, क्या इसके अंदर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, यानी जैसे मैंने कोई मेटल लिया है क्या वो टूट रहा है इसके अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। देखो हमने यहाँ पे क्या डाला था, NaCl डाला था, तो ये NaCl क्या हो चुका है, सॉल्यूशन के अंदर आकर के अपने आयंस में टूट चुका है, यानी इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हुई है। तो इसके अंदर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कैरी करंट, ये करंट को कैरी करते हैं विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन, कैरी करंट विदाउट एनी केमिकल डिकम्पोजिशन, कि इनके अंदर कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती है और फिर भी ये करंट फ्लो करते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आप लिखेंगे, देखो ये लाइन आप सेम लिखेंगे, कैरी करंट, सिर्फ यहाँ पे जो विदाउट लिखा है ना, विदाउट की जगह पे आप क्या लिख देंगे, विद केमिकल डिकम्पोजिशन। ये जो विदाउट एनी लिखा है ना, इनकी जगह पे आप लिख देंगे विद केमिकल डिकम्पोजिशन, बाकी चीजें आप सेम लिखेंगे। तो इनके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो केमिकल डिकम्पोजिशन के साथ में करता है, और इसके अंदर कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि इन दोनों कंडक्टर्स में से पावर ट्रांसपोर्टेशन, यानी मुझे अगर ज्यादा अमाउंट में करंट पास करना है तो आप कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम जनरली देखते हैं जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, मतलब जो वायर्स वगैरह लगी होती हैं, वो कौन से कंडक्टर्स होते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है पावर ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन इनका इस्तेमाल पावर ट्रांसपोर्टेशन में नहीं किया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे ये बातें, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यूज्ड इन पावर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये पावर ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ये पावर ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। तो यहां पे आप लिखेंगे नॉट यूज्ड इन पावर ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ यहां पे नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देंगे कि नॉट यूज्ड इन पावर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बताने होते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर की टाइप क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वैसे तो हमने थोड़ी बहुत बातें यहीं पे पढ़ ली हैं, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी हमने बताया है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे जनरेट होती है, जब आयंस फ्लो करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फिर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाती है, अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, आयंस के अंदर। फिर वो आयंस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो करने के कारण उनके अंदर से करंट पास होता है, उनके अंदर से क्या पास होता है, करंट पास होता है, और उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो उसे हमने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखो पहला फैक्टर क्या आया था, इलेक्ट्रोलाइट ही आया है। तो सिंपल सी बात है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी अफेक्ट करेगा, किस टाइप का नेचर है उसका, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट कि जैसा नेचर होगा, अगर स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग कंडक्टेंस हो जाएगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक कंडक्टेंस हो जाएगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी ये बात क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया, उसका नेचर तो पता चल गया कि वो स्ट्रांग है या वीक है। सेकंड आ जाती है उसकी कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है तो ज्यादा कंडक्टेंस हो जाती है और कम होती है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो कम कंडक्टेंस हो जाती है। तो सेकंड जो इफेक्ट लिखेंगे वो लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड पॉइंट यहां पे क्या हो जाता है, अभी अभी बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विस्कोसिटी से मतलब होता है हमारा गाढ़ापन। जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ पे पानी लिया था और पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया था, नमक डाल दिया था, यानी NaCl डाल दिया था। ये इलेक्ट्रोलाइट था हमारा। जैसे ही पानी के अंदर हम इसे घोलते हैं ये आयनों के अंदर टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब मैं इस सॉल्यूशन को अगर गर्म करने लग जाऊं तो इसकी जो विस्कोसिटी है, जो इसका गाढ़ापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गाढ़ापन कम होने की वजह से ये जो फ्लो है इनका, आयंस का फ्लो है वो जल्दी जल्दी फ्लो करेंगी और जल्दी जल्दी फ्लो करेंगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टेंस जो होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट में आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी लो, यानी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन में भी क्या करती है, डिपेंड करती है। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो भी क्या है, एक फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, पांचवें पॉइंट में आप लिखेंगे कि साइज ऑफ आयंस। देखो ये जो आयंस है यहाँ पे, इन आयंस का अगर साइज छोटा होगा तो जितना ज्यादा छोटा आयंस होगा उतनी ही ज्यादा वो जल्दी मूवमेंट करेगा, और जितनी जल्दी मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर सेकंड केस में अगर हम लें, जितना बड़ा साइज होगा आयंस का, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम मूवमेंट होगी, और जितनी कम मूवमेंट होगी उतनी ही कम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी। तो यहां पे आप फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे साइज ऑफ आयंस, कि साइज ऑफ आयंस जो होता है वो भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को। तो ये सारी बातें हो जाती हैं आपकी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को। अब हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, की इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होती हैं जो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं। जैसे मैं कहूं यहाँ पे मेरे पास में H2SO4 है और इसको अगर मैं वाटर के अंदर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव आयन में और SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं कहूं मेरे पास में HCl है, अगर आप इसे वाटर के अंदर डालेंगे तो H पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं कहूं मेरे पास में एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसको अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, यानी CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये वो स्पीसीज होती हैं जो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं। तो ये मैंने जितनी भी स्पीसीज लिखी हैं सारी की सारी क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो आप इसे डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे दोज स्पीसीज which are dissociates into their ions आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कह देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं भाई, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे भी लिख लें इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। जैसे मैं कहूं मेरे पास में HCl है और HCl मैंने कितने पार्टिकल डाले हैं, इसको मैंने 100 पार्टिकल डाले हैं, मान के चलते हैं इसके मैंने 100 पार्टिकल डाले हैं और ये 100 के 100 क्या हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं इसके आयंस के अंदर, 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएं। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एसिटिक एसिड
एसिड लिया था जो कि वीक एसिड होता है, तो जैसे ही मैंने इसको डिसोसिएट किया यानी एक्वियस मीडियम के अंदर मैंने इसको डाला, तो मान के चलता हूं मैंने यहाँ पे कितने पार्टिकल लिए हैं, 100 पार्टिकल लिए हैं, लेकिन ये 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होते। मान लेते हैं इसके कुछ 40 पार्टिकल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो वो स्पीसीज जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसे लिखते कैसे हैं, वो लिख लेते हैं, देखो, दोज स्पीसीज विच completely dissociates into their ions are called strong electrolytes। और यहां पे जो मैंने which completely लिखा है ना, यहां पे completely जो लिखा है बस उसके आगे आप क्या लिखना, which are not completely dissociate, यानी मैं लिख ही देता हूं यहां पे, those species which are not completely dissociates into their ions are called वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वो क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो आप एग्जांपल क्या बताएंगे, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, ये सारे एग्जांपल होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कौन से एग्जांपल होते हैं, तो आप बता सकते हैं जैसे CH3COOH हो गया, वीक एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, और जैसे HCN हो गया, या फिर आप NH3 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।